बीएससी थर्ड ईयर के 4th यूनिट का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर और इसकी टेक्निक्स के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने प्लांट के टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सीड्स या उसके विभिन्न पार्ट्स को स्टेराइल एनवायरमेंटल कंडीशन में और न्यूट्रिएंट मीडियम या संवर्धन मीडियम में हम उसको जब ग्रो करते हैं उसको प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो 1902 में हेबरलैंड ने ये एक आइडिया प्रपोज किया था कि प्लांट सेल के अंदर हर प्रत्येक प्लांट सेल के अंदर नया प्लांट ग्रो करने की क्षमता होती है और ऐसा विश्वास किया था कि एक आने वाले समय में एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट जो है वो डेवलप किया जा सकेगा। वाइट ने 1937 में रूट कल्चर टमाटर का सबसे पहले किया। 1957 में स्कूग और मिलर ने इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि आर्टिफिशियल मीडियम पे जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो रूट और शूट को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। 1962 में मुरैशी और स्कूग ने एक मीडियम बनाया था संवर्धन के लिए जिसको हम लोग MS मीडियम कहते हैं। 1987 में बीटी जीन का आइसोलेशन बैसिलस thuringiensis से किया गया जिससे बीटी क्रॉप्स का उत्पादन शुरू हुआ। अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो पीटीसी का प्रिंसिपल दो चीज़ों पर डेवलप करता है, बेसिकली टोटिपोटेंसी और प्लास्टिसिटी। टोटिपोटेंसी जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये एक प्लांट सेल की एबिलिटी कि वो पूरा प्लांट बनने की जो क्षमता एक प्लांट सेल के अंदर होती है, इसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। और प्लास्टिसिटी होती है, ये प्लांट की वो एबिलिटी होती है जिससे वो अपने मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऑल्टर कर सकता है एनवायरनमेंट में, जो कि प्रॉपर्ली एनवायरनमेंट को सूट करने के लिए जो चेंजेस करता है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म जिसको एक्सप्लांट कहते हैं, क्योंकि अब कुछ ऐसे टर्म्स की बात करेंगे जो पीटीसी में हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट क्या होता है कि जो ये प्लांट टिश्यू कल्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करने के लिए जो मटेरियल लेते हैं वो टिश्यू ले सकते हैं, कोई भी टिश्यू जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एज अ बेसिक मटेरियल प्लांट को रीजनरेट करने के लिए, उसको हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं। और एक्सप्लांट जो है वो लिविंग प्लांट से हम लोग लेते हैं और एक्सप्लांट की वाइड रेंज हो सकती है, कई सारे टिश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे लीफ का पार्ट हो सकता है, स्टेम का पार्ट हो सकता है, रूट हो सकता है, पिटियोल, हाइपोकोटाइल, कोटिलिडॉन, एम्ब्रियो या मेरिस्टेम। या तो इसका मतलब क्या है, वो प्लांट का पार्ट जिसको हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट को डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, तो एक्सप्लांट जो है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों प्रकार से हम लोग टिश्यू ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लीफ का पार्ट ले रहे हैं तो वो डिप्लॉइड होगा और अगर हम लोग पॉलन को ले रहे हैं तो वो हैप्लॉइड हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, प्लांट की ग्रोथ को दो तरह से अचीव किया जा सकता है। एक तो शूट को डायरेक्टली हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम में रख के ग्रो कर सकते हैं, या एक मेथड होता है जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो प्लांट को दो तरह से ग्रो कर सकते हैं, डायरेक्टली या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा। अब पीटीसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्टेरिलाइजेशन, निर्जमीकरण। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि जब हमें ये कुछ भी करना होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर का कोई भी प्रोसेस होता है तो उसका हर स्टेप बहुत सावधानीपूर्वक और स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया या फंगस अगर हमारे संवर्धन मीडियम में आ जाएगा तो वो हमारे टिश्यू कल्चर का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको नष्ट कर देगा, कंटैमिनेट कर देगा। इसलिए वहाँ पे कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें जो हमारी लैब्स होती हैं उसको कल्चर लैब्स हम लोग कहते हैं, उसमें हर चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, वेसल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीडियम है, या जो हमारा प्लांट मीडियम है, हर चीज़ हमारी स्टेरिलाइज होनी चाहिए और तभी हम उसको माइक्रोब से, मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, इनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। नहीं तो हमारा
कंटेमिनेशन आ जाएगा, दूषित हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। स्टरलाइजेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, इसमें कई सारी टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डायरेक्ट ड्राई हीट ट्रीटमेंट हो सकता है, फ्लेम से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, ऑटोक्लेविंग इंस्ट्रूमेंट है, जब उसके अंदर स्टरलाइजेशन किया जाता है उसको ऑटोक्लेविंग कहते हैं। फिल्टर स्टरलाइजेशन है। वाइपिंग विथ 70% एथेनॉल, मतलब कि हम लोग जो भी काम करते हैं, जिस सरफेस पे काम कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ जैसे लैमिनर एयर फ्लो को भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा सारा सरफेस जो है उसको हम लोग इथेनॉल से 70% इथेनॉल से वाइप कर देते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग हमारा एक्सपेरिमेंट को माइक्रोब फ्री रखने के लिए करते हैं। इसको स्टरलाइजेशन टेक्निक्स कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कल्चर मीडियम। अब कल्चर मीडियम या संवर्धन मीडियम क्या होता है? जो हमारा एक्सप्लांट जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारा प्लांट मटेरियल को हम स्टार्टिंग मटेरियल के लिए ले रहे हैं, जिससे हमने टिश्यू कल्चर करना है, उसको हम लोग एक्सप्लांट कहते हैं। तो एक्सप्लांट को हम लोग कल्चर मीडियम में रखते हैं। कल्चर मीडियम जो होता है 2 प्रकार का हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड कल्चर मीडियम हो सकता है, पर कभी कभी लिक्विड या तरल जो कल्चर मीडियम में भी हम लोग ग्रो करते हैं, जिसको सेल सस्पेंशन कल्चर्स कहते हैं। कल्चर मीडियम जो है वो कई चीज़ों से बना होता है, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं और प्लांट हार्मोन्स इसमें निश्चित कंसंट्रेशन के साथ पाया जाता है, वो कल्चर मीडियम हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, MS मीडियम जो है वो एक कल्चर मीडियम है जो सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया गया। जैसे हम लोग जब कल्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कल्चर में क्या होता है कि जो हमने एक्सप्लांट है उसमें से कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है या ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जब कैलस फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो उसके जो पीसेस हैं उनको स्लाइस करके या उनके टुकड़े करके उनको नए मीडियम में जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को सब कल्चरिंग कहा जाता है। जो मेजर टाइप ऑफ मीडिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो मुख्य मीडिया हैं, वो उनके नाम इस प्रकार से हैं। जैसे वाइट मीडियम, ये सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला एक कल्चर मीडियम है। MS मीडियम, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मुरैशी और स्टूग ने जो मीडियम फॉर्मुलेट किया था, उसको बहुत सारे कल्चर मीडियम में यूज़ किया जाता है, उसको MS मीडियम कहते हैं। फिर B5 मीडियम है जो गैम्बॉग ने डेवलप किया था, और ये मुख्य रूप से प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। N6 मीडियम जो है वो एंथर कल्चर में यूज़ किया जाता है। उसी तरह से निश मीडियम है जिसको निश ने डेवलप किया था, इसको भी एंथर कल्चर में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर्स के मुख्य स्टेप्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो प्लांट है उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लांट एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है उस प्लांट में से एक्सप्लांट को निकालना या लेना, आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। थर्ड पॉइंट है उस एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन, उसको सरफेस स्टरलाइजेशन करना। चौथा, इनॉकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, मतलब कि उस एक्सप्लांट को संवर्धन मीडियम में रखना, उसको हम लोग इनॉकुलेशन कहेंगे। फिर इंक्यूबेशन का मतलब होता है उसको निश्चित तापमान पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी में हम लोग उसको इंक्यूबेट करते हैं ताकि उसमें जो सेल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। उस इंक्यूबेशन में जो आउटग्रोथ, जो सेल्स के डिवीजन स्टार्ट होके एक जो वो टिश्यू का मास बन जाता है, उसको हम लोग कैलस कहते हैं। तो इन कैलस का बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उस कैलस के टुकड़ों को जो हम लोग फिर से नए संवर्धन मीडियम में स्थापित करते हैं, उसको सब कल्चरिंग कहते हैं। सब कल्चरिंग से पुनः रीजनरेशन होता है, जहाँ से हमें प्लांटलेट्स प्राप्त होते हैं। उन प्लांटलेट्स को फिर हार्डनिंग की जाती है, क्योंकि एकदम से हम लोग लैब में से निकाल के प्लांट को सॉइल में नहीं ग्रो कर सकते, तो उसकी हार्डनिंग आवश्यक होती है। हार्डनिंग के बाद प्लांटलेट्स को ग्रीन हाउस में या फील्ड्स में ग्रो करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो वेरियस प्लांट टिश्यू कल्चर टाइप्स हैं वो इस प्रकार से होती हैं। जैसे ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सप्लांट यूज़ कर रहे हैं। जैसे मेरिस्टम कल्चर हो सकता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो सकता है, ऑर्गन कल्चर है, पोलन कल्चर है, कैलस कल्चर है, सेल कल्चर है, एम्ब्रियो कल्चर है। जो फैक्टर्स टिश्यू कल्चर की एफिशिएंसी को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि हमने कौन से प्लांट की स्पीशीज़ को लिया है, उसकी जीनोटाइप क्या है, उसका जो सोर्स ऑफ कल्चर टिश्यू क्या है,
फिर जो हमारा डोनर प्लांट की एज और हेल्थ क्या है, और न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि टिश्यू कल्चर की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके द्वारा हम लोग लार्ज स्केल में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिनको हम लोग पॉटिंग के लिए, लैंडस्केप के लिए और फ्लोरिस्टिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लोग रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ जो है उनको कंजर्व कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग प्लांट्स जो है वो ऐसे सेल्स को स्क्रीन कर सकते हैं जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए या टॉलरेंस के लिए। और इसके बाद बहुत सारे जो ये प्लांट सेल्स हैं, इनको लिक्विड कल्चर्स में या बायोरिएक्टर्स में ग्रो किया जाता है, और उनसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल कंपाउंड्स जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं सेकेंडरी प्लांट्स के, जैसे अल्कलॉइड्स हो गए, या और प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग कहेंगे, प्रोटीन्स हो सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स होते हैं। इनकी ग्रोथ या इन प्लांट्स को जो हम लोग ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। इनके बारे में हम लोग फिर से विस्तार में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर से जो कुछ ऐसे प्लांट्स को क्रॉस कर सकते हैं जो कि नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन से पॉसिबल नहीं है। तो जो डिस्टेंटली रिलेटेड, मतलब जो आपस में बहुत क्लोज प्लांट्स नहीं हैं, उनके भी प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करके और उससे हाइब्रिड प्लांट्स को डेवलप करना, तो इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका ये भी प्रोसेस इसमें आता है पीटीसी में। इसी तरह से स्टेराइल हाइब्रिड स्पीशीज़ को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं कि पैथोजन फ्री प्लांट्स होते हैं, उनका निर्माण करना। तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस में आएंगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, जो हमारा टॉपिक था, वो एक इंट्रोडक्शन था प्लांट टिश्यू कल्चर के में, कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने अध्ययन करनी है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।